बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 19 सितंबर है, दिन है एतवार का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर में हम बात करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा आइंदा हफ्ते ऐसे कौन से फ़ैसले करने जा रहे हैं जो हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बनने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो टेंशन बनी है उस टेंशन में मज़ीद इजाफे का बाइस बन सकते हैं। दूसरी खबर में हम बात करेंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का केस चेयरमैन नैब जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल की तौसीह में किस तरीके से रुकावट बनने जा रहा है। इस दूसरी खबर की तफसीलात से आज के इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम एक प्राइवेट टीवी चैनल पर मौजूद थे। एंकर की तरफ से वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम से सवालात पूछे गए कि आप ये बताएं कि हुकूमत नए चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले पर अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के साथ क्यों मुशावरत नहीं करना चाहती और मौजूदा जो चेयरमैन नैब हैं जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल, उनकी ऐसी क्या 4 साल कारकर्दगी है, ऐसे क्या क्रीडेंशियल है जिसे मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत चेयरमैन नैब को 4 साल की मज़ीद तौसीह देना चाहती है। नाज़रीन, एंकर के इन सवालों का वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने क्या जवाब दिया, ये मुख्तसर सा खुलासा मैं आप नाज़रीन के सामने रखूँगा और फिर आप नाज़रीन को मैं ये बताऊँगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का केस चेयरमैन नैब की तौसीह में किस तरह से रुकावट बनने जा रहा है। नाज़रीन, एंकर के सवालों का वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने यह जवाब दिया कि अपोजिशन लीडर से चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले पर मुशावरत करना मफादात का टकराव होगा। फ़ारूक नसीम साहब का ये कहना था कि चूँकि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ पर करप्शन के केसेस हैं, इसलिए हुकूमत जो है वो चेयरमैन नैब के साथ मुशावरत करने का इरादा नहीं रखती। मज़ीद उनका ये कहना था फ़ारूक नसीम साहब का कि अगर मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर भी करप्शन के केसेस होते तो मैं वज़ीर आज़म को भी यही मुशावरत देता कि वो चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले पर ख़ुद को मुशावरत के अमल से अलग कर लें। आखिरी जो बात फ़ारूक नसीम ने की वो ये थी कि अभी तक जो है वो चेयरमैन नैब की जो तौसीह का मामला है उस पर हतमी तौर पर फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन उनके नाम पर गौर हो रहा है कि उन्हें मज़ीद 4 साल की तौसीह दे दी जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा फ़ारूक नसीम साहब ने एंकर के सवाल पर कि अगर अपोजिशन ये मुतालबा करती है कि चेयरमैन नैब जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल का जो वीडियो स्कैंडल मंजर आम पर आया था तो हुकूमत उस वीडियो स्कैंडल का फोरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है। ये जो नाज़रीन पेशकश की गई वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम की तरफ से, इस पेशकश के बाद मैंने अपोजिशन के उन लोगों के साथ रब्ता करने की कोशिश की, उन सियासी जमातों के साथ रब्ता करने की कोशिश की जिनके रहनुमाओं पर नैब की तरफ से करप्शन के केसेस बनाए गए हैं, अरबों रुपए की करप्शन के केसेस बनाए गए हैं। उनसे जानने की कोशिश ये मैंने की कि आप ये बताएं कि ये जो वज़ीर कानून ने आज पेशकश की है, क्या इस पेशकश को लेके आप हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि चेयरमैन नैब जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल के वीडियो स्कैंडल का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। इसके साथ साथ मैंने हुकूमत की लीगल टीम से भी रब्ता करने की कोशिश की और इस मामले पर, वीडियो स्कैंडल के मामले पर मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, तो मुझे क्या जवाब मिला हुकूमत की तरफ से, हुकूमत की लीगल टीम की तरफ से, वो तफसीलात भी आपको बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कि अपोजिशन के रहनुमाओं का या अपोजिशन की सियासी जमातों का इस पेशकश पर क्या कहना था मेरे सवालात पूछने पर, वो सबसे पहले आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं। नाज़रीन, जब मैंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं से रब्ता किया और उनसे कहा कि आज तो वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने आज को आपको बड़ी पेशकश कर दी है क्योंकि आपको एतराज़ है कि हुकूमत चेयरमैन नैब को क्यों मज़ीद 4 साल की तौसीह देना चाहती है और आप वीडियो स्कैंडल का जिक्र भी करते हैं, तो इस पर मुझे जवाब ये मिला कि हम हुकूमत से ये मुतालबा क्यों करें कि चेयरमैन नैब जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल का जो वीडियो स्कैंडल है उसका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। अपोजिशन रहनुमाओं का ये कहना था कि पहले तो जब ये वीडियो स्कैंडल मंजर आम पर आया था, इखलाकी तौर पर चेयरमैन नैब साहब को ये चाहिए था कि वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाते, वो ख़ुद अपने ओहदे से अलग हो जाते। दूसरा जवाब मुझे ये दिया गया क्योंकि मैंने दोबारा उनसे ये सवाल पूछा कि अपोजिशन की जमातें तो आप हैं, आप मुतालबा हुकूमत से करेंगी, आप वैसे भी बहुत सारे मुतालबात हुकूमत से करते रहते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर इशू है हुकूमत पेशकश कर रही है, आखिर क्यों आप कतरा रहे हैं, आप रिलेक्टेंट हैं कि आप चेयरमैन नैब के वीडियो स्कैंडल का फोरेंसिक ऑडिट हुकूमत से कराने का मुतालबा क्यों नहीं करते। तो उसका फिर स्पेसिफिकली जवाब ये दिया गया
कि जब जस्टिस काजी फ़ायज़ा की फैमिली की जो लंदन की 3 जायदादें मंजर आम पर आई थी, तो इस पर अपोजिशन ने मुतालबा तो नहीं किया था कि आप तहकीकात करें, आप उनके ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में रेफरेंस दायर करें। हुकूमत के पास वो मालूमात आई लंदन की 3 जायदादों की, 3 प्रॉपर्टीज़ की। हुकूमत ने अपने तय तहकीकात करके सुप्रीम जुडिशल कौंसल में रेफरेंस दायर कर दिया। यानी अपोजिशन की जमातें ये कह रही थी कि हुकूमत ने खुद नोटिस लेके जस्टिस काजी फ़ायज़ा की लंदन की जायदादों के मामले पर सुप्रीम जुडिशल कौंसल से रुजू किया। मज़ीद मेरे पूछने पर उनका ये कहना था कि जब हुकूमत जस्टिस काजी फ़ायज़ा की लंदन जायदादों के मामले पर नोटिस ले सकती है, तो ये जब वीडियो स्कैंडल मंजर आम पर आया था तो हुकूमत ने ख़ुद इस बात की यकीन दहानी कराई थी। उनकी जो वज़ीर इत्तलात थी, मुशीर इत्तलात थी, मुआविन ख़ुसूसी थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, फिरदौस आशिक़ अवान, उनकी तरफ से मीडिया पर आकर इस बात का ऐलान किया गया था कि हुकूमत चेयरमैन नैब के वीडियो स्कैंडल का फॉरेंसिक ऑडिट कराएगी। अपोजिशन का ये कहना था कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती थी कि जब ये वीडियो स्कैंडल मंजर आम पर आया था, जिस तरह से जस्टिस काजी फ़ायज़ा की लंदन जायदादों का नोटिस लिया गया, हुकूमत को नोटिस लेते हुए इस वीडियो स्कैंडल की तहकीकात करानी चाहिए थी, इंक्वायरी करानी चाहिए थी, और इंक्वायरी के बाद हुकूमत को ये मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसल में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम जुडिशल कौंसल से रजू करना चाहिए था। अपोजिशन रहनुमाओं का, अपोजिशन के लोगों का ये कहना था कि ये जो हुकूमत का इक़दाम है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ा के ख़िलाफ़ तो रेफरेंस दायर कर दिया, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ वीडियो स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद हुकूमत की तरफ से खामोशी अख्तियार की गई। ये हुकूमत की बदनीयती को ज़ाहिर करता है। और अपोजिशन का ये कहना था, मेरे सवालात पूछने पर यह कहना था कि अगर हुकूमत चेयरमैन नैब को तौसीह देती है तो हम इस ऑर्डिनेंस को, इस नए कानून को अदालती फ़ोरम पर इसी बुनियाद पर चैलेंज करेंगे कि यह पर्सन स्पेसिफिक कानून हुकूमत की तरफ से लाया गया है, इसमें हुकूमत की बदनीयती शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत सारे फ़ैसले मौजूद हैं जिसमें अदालत ये करार दे चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अपोजिशन की सियासी जमातों से इंतकाम लेने के लिए, सियासी इंतकाम के लिए चेयरमैन नैब जो है इस वीडियो स्कैंडल के बाद हुकूमत के साथ कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं। इस नुक्ते पर, इस बुनियाद पर हम इस तौसीह को आला अदालतों में चैलेंज करेंगे। ये नाज़रीन हमें अपोजिशन के लोगों की तरफ से बताया गया। हम बताते हैं कि जब हमने हुकूमत के लोगों से ये पूछा कि इस पेशकश पर जो लीगल टीम के लोग हैं, फिर वाज़े कर देता हूँ और अपोजिशन का इस मामले पर यह बयान है, तो मुझे अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद साहब ने क्या मैसेज दिया, क्या उन्होंने अपना मौक़िफ़ मुझे दिया, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नाज़रीन, अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद साहब का ये कहना है कि एट दिस स्टेज आई डोंट वांट टू से मच एक्सेप्ट द इशू ऑफ फोरम ऑन मिसकंडक्ट एप्लीकेशन फाइल अगेंस्ट हिम इज़ पेंडिंग बिफोर सुप्रीम जुडिशल कौंसल। अब इसका वो कहना क्या चाह रहे हैं, मैं इसका आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। नाज़रीन, जो वीडियो स्कैंडल चेयरमैन नैब का मंजर आम पर आया था, उस पर एक वकील हैं लाहौर के, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसल में दरख्वास्त दायर की थी कि ये जो वीडियो स्कैंडल मंजर आम पर आया है, ये एक मिसकंडक्ट का मामला है और इस पर सुप्रीम जुडिशल कौंसल चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके उन्हें उनके ओहदे से बरतरफ कर दे। लेकिन जब ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसल में ज़ेर समात आया तो अदालत में सबसे पहले, कौंसल में सबसे पहले सवाल ये पूछा गया अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब से कि आप ये बताएं कि चेयरमैन नैब को हटाने का तरीक़ाकार क्या है। कानून में तो ये लिख दिया गया है कि जो आला अदलिया के जजेस को हटाने का तरीक़ाकार है, वही तरीका जो है वो चेयरमैन नैब को हटाने का होगा, लेकिन आप इस पर हमें हुकूमत का मौक़िफ़ लेकर बताएं। तो यही बात जो है वो अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब अपने जवाब में कर रहे हैं कि क्योंकि ये मामला वीडियो स्कैंडल का सुप्रीम जुडिशल कौंसल में पेंडिंग है, तो लिहाजा मैं इस मामले पर किसी किस्म का रिस्पांस नहीं दे सकता, किसी किस्म का स्टांस या अपना मौक़िफ़ देने से मैं जो है वो कासिर हूँ। ये उनकी जानिब से जो है वो दिया गया। लेकिन लग ये रहा है कि ये मामला अगर ये तौसीह दी गई चेयरमैन नैब जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल को, तो उनके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। ये वीडियो स्कैंडल अदालतों में चैलेंज हो सकता है और इसके साथ साथ पर्सन स्पेसिफिक कानून अगर आता है, क्योंकि वज़ीर कानून फ़रूग नसीम तो कह रहे थे कि हम सिर्फ जावेद इकबाल साहब के नाम पर गौर नहीं कर रहे, बल्कि हमारे पास एक बड़ी टेबल है, एक बड़ी हमारे पास जो है वो डिश है जिसमें बहुत सारे नाम हैं। उनमें एक नाम जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल का है, उन्हें भी तौसीह देने पर, उनके नाम पर जो है वो गौर किया जा रहा है। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी खबर के ऊपर
कि आइंदा हफ्ते चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे कौन से फैसले करने जा रहे हैं जो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बनने के साथ साथ जो टेंशन पैदा हुई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग के मामले पर, उसमें भी उस टेंशन में भी इजाफे का बायस बनेंगे। नाज़रीन, ज़राए की तरफ से बताया गया है कि जो NA-75 डस्का में जो मामला हुआ, 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हो गए और IG की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से राब्ता करने के बावजूद भी इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं दिया गया, उनके फ़ोन अटेंड नहीं किए गए। इन दोनों मामलात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था। बाकायदा 2 अलग-अलग इंक्वायरी टीमें तश्कील दी गई थी। ज़रा ये बताते हैं कि जो डस्का में 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए थे, उस मामले पर जो कमेटी बनाई गई थी वो अपनी तहकीकात, अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर चुकी है और यह इंक्वायरी रिपोर्ट जो है चीफ इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुकी है। ज़राए का यह कहना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट ने जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान NA-75 डस्का में लापता हुए थे, उनके अलग अलग इंटरव्यू किए गए, उनसे इंक्वायरी की गई, उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई और 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के जो बयानात रिकॉर्ड किए गए उसमें बहुत सारे तजादात जो हैं वो सामने आए हैं। और दूसरा ये बताया गया है ज़राए की तरफ से कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने पर IG के साथ रब्ता किया गया, चीफ सेक्रेटरी के साथ रब्ता किया गया। इस मामले पर भी जो इंक्वायरी कमेटी है वो अपनी हतमी रिपोर्ट मुरतब करने के करीब पहुंच चुकी है और आइंदा 3 से 4 दिनों में ये रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो जाएगी। और ज़राए का ये कहना है कि ये रिपोर्ट मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन इन दोनों रिपोर्ट्स को पब्लिक करने जा रहा है और इन दोनों रिपोर्ट का पब्लिक होना हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन सकता है, क्योंकि इन रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनका बराह रास्त जो ताल्लुक़ है वो पंजाब हुकूमत के साथ है, पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस के साथ है और पंजाब हुकूमत की इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन ना करने के मामलात के साथ है। तीसरा जो हम आपको बताते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है। हुकूमत तो चाहती है, हुकूमत की तजवीज़ ये है कि 2023 के इलेक्शन में आई वोटिंग के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनका जो वोट है वो उन्हें फैसिलिटेट किया जाए, वो अपना जो राइट है वो एक्सरसाइज कर सकें और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको भी आइंदा इंतखाबात 2023 में उसका इत्तलाक़ किया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक हंगामी इजलास तलब किया गया है जिसमें इलेक्शन कमीशन के तमाम जो विंग्स हैं उसके हुक्काम को तलब किया गया है और इस होने वाले मंगल को ये इजलास होने जा रहा है आइंदा हफ्ते, यानी एक रोज़ के बाद। आज 19 सितंबर है, 21 सितंबर को ये इलेक्शन कमीशन में इजलास होगा। इस इजलास में 2023 के आम इंतखाबात पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक कराने के लिए इंतज़ामात और तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ नई वोटर फ़रिश्तों की तैयारी, नई वोटर फ़रिश्तों को अपडेट करने और 2023 के मरदमशुमारी पर 2017 की मरदमशुमारी पर 2023 के इंतखाबात कराने। लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से नई मरदमशुमारी करवा दी जाती है तो इस सिलसिले में नई हल्का बंदियों कराने के मामले पर गौर किया जाएगा और 2023 के इंतखाबात से कबल जो अमला होगा, इलेक्शन का जो स्टाफ होगा, उन्हें ट्रेनिंग देने के मामले पर गौर किया जाएगा और इस मामले पर इन तमाम अमूर पर हतमी फ़ैसले भी जो है वो किए जाएंगे। ये नाज़रीन आज की हमारी तफसीलात, आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन को प्रोग्राम पसंद आया होगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।